जैसा तिल में तेल है, जो चकमक में आग, तेरा मालिक तुझ में है, तू जाग सके तो जाग। खुद को जानना जीवन के सभी सकारात्मक परिवर्तनों की शुरुआत है। नमस्कार, मनोविज्ञान के इस सत्र में आपका स्वागत है। रोजमर्रा की व्यस्तता के बीच क्या आपने कभी रुककर खुद से पूछा है कि आप जीवन से क्या चाहते हैं? आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? या आप जीवन में कहाँ पहुँचना चाहते हैं? अगर आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर सच्चाई और ईमानदारी से देने हैं ना, तो आपको खुद के प्रति जागरूक होना होगा। आपकी भावनाएं क्या हैं? आपका व्यवहार कैसा है? आपके विचार क्या हैं? आपके दृष्टिकोण क्या हैं? आपका व्यक्तित्व कैसा है? इन सब को अच्छी तरह से समझना होगा। इसी प्रक्रिया का नाम आत्म जागरूकता है। तो आज हम आत्म जागरूकता के बारे में बात करेंगे। आत्म जागरूकता क्या है? हमें आत्म जागरूक होना क्यों ज़रूरी है? क्यों हमें खुद के बारे में जानना है? और आत्म जागरूक होने के लिए हमें किन किन चीज़ों के प्रति जागरूक होना होगा? आत्म जागरूकता के अंतर्गत जानेंगे अपनी भावनाओं को, अपने सपनों को, अपने उद्देश्यों को, और उसी के साथ हम जानेंगे अपने जीवन मूल्यों को। आत्म जागरूकता किन चीज़ों से बनती है? आत्म जागरूकता बनती है आंतरिक ईमानदारी, भावनात्मक जागरूकता और आत्मचिंतन से। तो हम इनके बारे में भी बात करेंगे और साथ ही जानेंगे अपनी भावनाओं को, अपने सपनों को, अपने उद्देश्यों को और उनके साथ जुड़े अपने जीवन मूल्यों को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम सभी ने बचपन में बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं। उनमें से कुछ कहानियाँ अभी भी प्रासंगिक हैं। तो आज चलिए शुरुआत हम दो कहानियों से करते हैं। तो पहली कहानी है द अगली डकलिंग। आपने सुनी होगी, एक बदसूरत बत्तख के बच्चे के बारे में जो सबसे अलग दिखता था। उसकी आवाज़ भी सबसे अलग थी। तो तालाब की सारी बाकी की बतखें उसका बहुत मजाक उड़ाती थीं, उसे परेशान करती थीं। ये बच्चा बहुत अकेला और उदास महसूस करता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। जब उसके पंखों में थोड़ी शक्ति आई तब वो तालाब छोड़कर आगे निकल गया। पर वो जिस भी तालाब में जाता वहाँ सारी बतखें उसका मजाक उड़ाती। कोई उसे अपने पास नहीं रखना चाहता था। ऐसे में वो ज़्यादा उदास होता चला गया, अकेला होता चला गया। धीरे धीरे मौसम बीते, गर्मियाँ आईं, उसके बाद सर्दियाँ आईं, सर्दियों के बाद में आई वसंत ऋतु। अब तक वो बच्चा बहुत अच्छे से बड़ा हो गया था, पूरी तरीके से बड़ा हो गया था। उसके पंखों में भी शक्ति आ गई थी। तो एक दिन वो एक तालाब के किनारे टहलने के लिए गया। वहाँ उसे तालाब में बहुत सुंदर राजहंस पक्षी दिखे। उसे बहुत अच्छा लगा उन्हें देखकर। उसने सोचा कितना अच्छा होता अगर मैं भी इनके साथ तैर सकता। उतने में उसे ख्याल आया कि अरे नहीं, वो तो सबसे अलग है, वो तो सबसे बदसूरत है, उसे कोई अपने साथ में क्यों लेगा? ऐसा सोचकर उस बच्चे ने शर्म से, दुख से अपनी गर्दन झुका ली। और जैसे ही उसने गर्दन झुकाई, उसे तालाब में अपनी परछाई दिखी और वो आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि वो बच्चा वास्तव में एक राजहंस में तब्दील हो चुका था। दरअसल वो बच्चा एक राजहंस ही था, पर उसे अब तक अपनी क्षमताओं का पता ही नहीं था। उसे इस बात की जानकारी ही नहीं थी। सिर्फ दूसरों की बातें सुनकर उसने अपने बारे में एक सेल्फ इमेज, एक प्रतिमा बना ली थी। तो चलिए अब दूसरी कहानी की तरफ चलते हैं। एक घने जंगल में एक मेंढक का परिवार रहता था। उसका जो मुखिया मेंढक था वो काफ़ी बड़ा था। तो बाकी के मेंढक उसकी तरफ बहुत आदर से देखते, उसको बहुत सम्मान देते और वो इसी में बहुत खुश रहते थे। उनमें से किसी ने भी बाहर की दुनिया देखी ही नहीं थी। एक बार उस परिवार के जो छोटे बच्चे थे मेंढक के, वो खेलते खेलते जंगल से बाहर निकल गए। वहाँ उन्हें एक बहुत बड़ा बैल दिखाई दिया। अब उन्होंने तो कभी इतना बड़ा बैल देखा ही नहीं था, इतना बड़ा प्राणी ही नहीं देखा था। तो वो बड़े उत्साहित हुए। वापस आकर के उन्होंने इस बड़े मेंढक को बताया कि अरे, हमने तो आपसे भी बड़ा प्राणी देखा है। मेंढक को अच्छा नहीं लगा
क्योंकि तब तक वो सबसे श्रेष्ठ था। तो उसने सोचा मुझसे बड़ा प्राणी, तो उसने अपने शरीर को थोड़ा फुलाया और पूछा इतना बड़ा था क्या? तो उन बच्चों ने बोला अरे नहीं, इससे भी बहुत बड़ा था। मेंढक ने अपना शरीर और फुलाया, इतना बड़ा था? उन्होंने बोला अरे नहीं, इससे भी बड़ा था। धीरे धीरे ऐसे करते करते मेंढक ने अपना शरीर इतना फुला लिया कि उसका शरीर फट गया। क्या इन दोनों कहानियों में आपको कहीं आत्म जागरूकता के बारे में कोई संकेत दिख रहे हैं? देखिए, पहली कहानी में वो जो बतख का बच्चा था वो खुद के बारे में कुछ नहीं जानता था, उसे पता ही नहीं था, लेकिन उसने दूसरों की बातें सुन करके अपनी छवि बना ली थी। उसे लग रहा था दूसरों से अलग होना यानी दूसरों से निम्न होना, हीन होना। और दूसरी तरफ मेंढक, उसे लग रहा था वो सबसे श्रेष्ठ है, जबकि ऐसा नहीं था। वो अपनी क्षमताओं की सीमा ही नहीं पहचान रहा था, और जब उसने अपनी सीमाएं तोड़ी तो उसका परिणाम उसे भुगतना पड़ा। उसे अपने प्राणों से उसका दंड चुकाना पड़ा। तो क्या ऐसी ही कुछ बातें हमारे साथ नहीं होती? अगर हम अपनी वास्तविकताएं नहीं जानते, अगर हम अपने बारे में जागरूक नहीं होते, तो देखा आपने उसका दंड या उसके परिणाम क्या होते हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले हम एक और कहानी सुनते हैं, एक लड़की की जिसका नाम था मारिया कैम्पियन। मारिया कैम्पियन के परिवार का अपना कपड़ों का व्यवसाय था, बिजनेस था उनका, जो वो काफ़ी अच्छे से तरक्की कर रहा था। और मारिया उस कंपनी में, उस व्यवसाय में बचपन से ही लगी हुई थी। वो 12 साल तक उसने अपनी कंपनी में, अपने परिवार की कंपनी में सारी तरह के नौकरियां की, सारी जॉब्स की, रिसेप्शनिस्ट, स्टाफिंग, सेल्स, अकाउंटिंग, सारी जिम्मेदारियां उसने बहुत अच्छे से निभाई। इनफैक्ट उसके बिना उस कंपनी का काम ही नहीं चलता था, इतनी वो उस कंपनी के साथ में जुड़ चुकी थी। पर अचानक समय ने करवट बदली और मारिया के पिता बीमार हो गए। वो बिस्तर से लग गए, सारा परिवार उनकी सेवा में लग गया और इस वजह से उन्हें अपना व्यवसाय बंद करना पड़ा। तो मारिया को उसके परिवार ने बोला कि तुम कोई और नौकरी क्यों नहीं ढूंढ लेती। मारिया के सामने ये बहुत बड़ा सवाल था, क्योंकि उसने आज तक अपनी कंपनी को छोड़कर दूसरी चीज़ों के बारे में सोचा ही नहीं था। हालांकि उसके एक दोस्त ने काफ़ी पहले उसे बोला था कि तुम क्यों नहीं टेलीमार्केटिंग का जॉब ट्राई करती, क्यों ना टेलीमार्केटिंग के एरिया में तुम काम करो। पर मारिया को पता ही नहीं था कि उसकी क्षमता क्या है, तो उसने कहा मैं कैसे कर सकती हूँ, मुझे तो और कोई काम आता ही नहीं है। क्या हमारे साथ में भी कुछ ऐसा ही नहीं होता? हम पूरी जिंदगी किसी काम को करते रहते हैं, बजाय ये जाने कि उसमें हमारी रुचि है या नहीं, हम उस काम को करने के योग्य हैं या नहीं। कई बार हमारी नौकरियां बहुत उबाऊ हो जाती हैं, कई बार हम जो पढ़ रहे होते हैं वो भी बहुत उबाऊ हो जाता है, पर हम फिर भी उसे करते रहते हैं, क्योंकि हम आत्म जागरूक नहीं होते। तो आत्म जागरूकता आपको आपका व्यक्तित्व, आपके कौशल और रुचियों को समझने में मदद करती है, उनका महत्व समझने में मदद करती है। वो आपको ये पहचानने में मदद करती है कि आप किसी भी समय आप कैसा महसूस कर रहे हैं और आपके विचार क्या हैं, आप क्या सोच रहे हैं। वो आपको इस बात से बचाती है कि आप दूसरों की तरह सोचने लगें, दूसरों के से प्रभावित हो जाएं, उनकी तरह काम करने लगें। इन चीज़ों से वो आपको बचाती है और आपको ये समझने में मदद करती है कि आपके खुद के जीवन मूल्य क्या हैं और आपको अपने जीवन मूल्यों के सहारे किस तरीके से बढ़ना चाहिए। क्योंकि जब आपको अपने जीवन मूल्य पता चलते हैं, तब आपको अपने सामने ज़्यादा ऑप्शन दिखते हैं जिनके सहारे आप कंफर्टेबली अपने जीवन के उद्देश्य और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ सकते हैं। तो अब आत्म जागरूकता इन चीज़ों को समझने में कैसे मदद करती है, तो चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। हम सभी गूगल मैप के बारे में जानते हैं, हम सभी रोज़ उसका इस्तेमाल भी करते हैं, नहीं? अगर मान लीजिए मुझे शेखपुरा जाना है, तो मैं क्या करूँगी? मैं फ़ोन उठाऊँगी, उसके ऊपर गूगल मैप में मैं टाइप करूँगी शेखपुरा। तो गूगल मैप क्या करेगा? वो मुझे शेखपुरा और उसके आजू बाजू के इलाकों का नक्शा निकाल कर मेरे सामने रख देगा। इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करेगा। पर जब मैं उसे बताऊँगी कि मुझे शेखपुरा जाना है,
तो वो पहला सवाल क्या पूछेगा? कहाँ से जाना है, यानी आपकी करंट लोकेशन। तो अगर मान लीजिए मुझे पटना से जाना है तो मुझे बताना पड़ेगा उसे कि भाई मुझे पटना से शेखपुरा जाने का रास्ता चाहिए। जब गूगल मैप को ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी तब वो आपको पटना से शेखपुरा जाने के सारे रास्ते दिखा देगा। ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी रास्ते हो सकते हैं। किसी रास्ते पर ज़्यादा ट्रैफिक होगा, वो सारी जानकारी आपको देगा कि इस रास्ते पर ज़्यादा ट्रैफिक है, यहाँ से आप इतने मिनट में पहुँच सकते हैं। फिर आप उससे पूछ सकते हैं कि भाई मुझे कार से जाना है तो मुझे कितना टाइम लगेगा, साइकिल से जाना है तो मुझे कितना टाइम लगेगा। ये सारी जानकारी आपको गूगल मैप दे देता है। अब इस गूगल मैप की आप अपनी ज़िंदगी के मैप से तुलना करके देखिए। क्या आपकी भी ज़िंदगी का मैप कुछ इसी तरीके से नहीं होता? कैसे? चलिए आगे देखते हैं। अब गूगल मैप की ही तरह हमारी ज़िंदगी को देखिए। हमारे अपने सपने हैं, हमारे अपने उद्देश्य हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य है, हम वहाँ पहुँचना चाहते हैं, यानी ये सारे हमारे डेस्टिनेशन हैं। अब इसी के साथ में हमारे साधन क्या हैं वहाँ पहुँचने के? हमारी क्षमताएं हैं, हमारी सोच है, हमारे विचार हैं, हमारा दृष्टिकोण है, हमारी प्रेरणाएं हैं। ये सारे हमारे साधन हैं, हमारा आत्मानुशासन है। इसे लेकर के हम अपने लक्ष्य तक पहुँचना चाहते हैं। लेकिन इन सब में सबसे ज़रूरी क्या चीज़ है? ये जानना कि आज हम कहाँ हैं, हमारी करंट लोकेशन। यहाँ आत्म जागरूकता आती है। यहाँ पर आत्म जागरूकता का महत्व हमें पता चलता है, क्योंकि आत्म जागरूकता हमारे जीवन के मैप पर हमारा करंट लोकेशन दिखाती है। कैसे दिखाती है? क्योंकि वो आपको ये जानने में मदद, यहाँ पर आत्म जागरूकता का महत्व हमें पता चलता है, क्योंकि आत्म जागरूकता हमारे जीवन के मैप पर हमारा करंट लोकेशन दिखाती है। कैसे दिखाती है? क्योंकि वो आपको ये जानने में मदद करती है कि मैं क्या हूँ, मैं आज कहाँ हूँ, मेरे जीवन के उद्देश्य तक पहुँचने के लिए मेरी क्षमताएं क्या हैं और मेरी कमज़ोरियाँ क्या हैं जिन्हें मुझे ओवरकम करना है। मेरे जीवन को लेकर मेरा सपना क्या है और मेरे जीवन मूल्य क्या है। दूसरे शब्दों में कहें तो हमारी ज़िंदगी के मैप पर हमारी करंट लोकेशन को समझने का नाम है आत्म जागरूकता। सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। आत्म जागरूकता के बारे में हम बात कर रहे हैं। आत्म जागरूकता का महत्व क्या है, क्यों आत्म जागरूकता ज़रूरी है। पर जब हम आत्म जागरूकता के पथ पर आगे बढ़ते हैं ना, तो ये प्रोसेस बहुत कठिन होता है, क्योंकि आत्म जागरूकता के लिए हमें सबसे पहले खुद से ईमानदार होना पड़ता है। अपनी क्षमताओं और अपनी कमज़ोरियों को स्पष्ट रूप से देखना होता है, और ये काम इतना आसान नहीं है। लेकिन आत्म जागरूक होने के लिए ये ईमानदारी सबसे ज़्यादा महत्व रखती है। ये आत्म जागरूकता का आधार है। ज़्यादातर हमें खुद से बहुत अपेक्षाएं होती हैं। कुछ हम पूरी कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन हम अक्सर हमें क्या होना चाहिए, हमें कैसा बनना चाहिए, इसके बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं, बजाय इसके कि वास्तव में मैं कैसा हूँ। खुद में सुधार के लिए बहुत कठोर रूप से या बहुत उदार रूप से खुद की तरफ देखने की बजाय आप एक रियलिस्टिक तरीके से अपने खुद की तरफ देखें। खुद से सवाल पूछें कि क्या मैं खुद को वैसे ही देख रहा हूँ जैसा मैं खुद हूँ? क्या मुझ में कुछ कमज़ोरियाँ हैं जिन्हें मैं कम आंक रहा हूँ, या मुझ में कुछ क्षमताएं हैं जिनको लेकर मैं ओवर कॉन्फिडेंट हूँ? क्या मेरे जो मैं काम कर रहा हूँ ये मेरे जीवन के बुनियादी मूल्यों से मेल खाते हैं, या मैं किसी दोस्त के या किसी आस पड़ोस के लोगों से जल्दी प्रभावित हो जाता हूँ और उनके अनुसार काम करने लगता हूँ? इसके साथ ही आपको ये स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है कि आप एक मनुष्य हैं, आप परफेक्ट नहीं हैं। तो इसके लिए चलिए हम एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए मैं एक बहुत अच्छी स्टूडेंट हूँ और मेरी परीक्षाएं नज़दीक हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि अरे मैं तो बहुत अच्छी स्टूडेंट हूँ, तो मुझे तो परीक्षा के लिए एक रात जाग कर भी अगर मैं पढ़ लूँ तो मेरी पढ़ाई हो जाएगी और मुझे अच्छे नंबर मिल जाएंगे। इसीलिए
मैं जो क्रिकेट मैच चल रहे हैं, आईपीएल के मैचेस चल रहे हैं, उनकी तरफ ध्यान देने लगती हूँ। परीक्षा से पहले मैंने सारे मैचेस देख डाले और परीक्षा के एक दिन पहले मैं रात को पढ़ने के लिए बैठी, लेकिन मुझे नींद आने लगी। ऐसे में मैं अपने ओवर कॉन्फिडेंस में इस बात को नज़रअंदाज कर गई कि मुझ में रात को जागने की क्षमता नहीं है, मैं रात को जाग नहीं सकती ज़्यादा देर। और मैं ये भी भूल गई कि मैं एक बार में 2 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर सकती हूँ। नतीजा आप खुद सोच सकते हैं। अगर मैंने पूरी ईमानदारी से खुद को ये बताया होता कि हाँ, परीक्षाएं नज़दीक हैं, मानती हूँ कि मेरे आजू बाजू में आईपीएल के मैचेस चल रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे आकर्षित करती हैं, पर मैं अपनी पढ़ाई धीरे धीरे ही पूरी कर सकती हूँ। मैं अपनी पढ़ाई एक दिन रात को जागकर पूरी नहीं कर सकती। अगर मैंने ये ईमानदारी से स्वीकार किया होता तो मेरी परीक्षा का नतीजा कुछ और हो सकता था। इन कठिनाइयों के साथ ही खुद से ईमानदार होना बहुत चुनौती भरा, चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि इसमें आप ऐसे विचारों को और एहसासों को स्वीकार करते हैं जो आपने जो खुद के लिए प्रतिमा बनाई है ना, सेल्फ इमेज, उससे मेल नहीं खाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मन ही मन आप किसी से ईर्ष्या करते हैं या आप किसी से बदला लेना चाहते हैं, तो आपको ऐसे विचारों को स्वीकार करना होगा। साथ ही आपको आपके अतीत के और वर्तमान के कुछ ऐसे पहलुओं का सामना करना पड़ सकता है जो काफ़ी अरुचिकर हो सकते हैं। और जब आप इन पहलुओं का सामना करते हैं तो आपको दर्द, क्रोध, ग्लानि, शर्म, सारे एहसास होते हैं। सौभाग्य से, लकीली, इस ईमानदारी के फ़ायदे ज़्यादा हैं। इसके रास्ते में जो कठिनाइयाँ आती हैं उससे इसके फ़ायदे ज़्यादा हैं। आंतरिक ईमानदारी से जुड़ी एक और कहानी मुझे याद आ रही है। वो कहानी है अरुणिमा सिन्हा की। अरुणिमा सिन्हा एक नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर थी, काफ़ी मशहूर खिलाड़ी थी वो, और भारत का प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंट करती थी भारत को। एक बार क्या हुआ, वो एक ट्रेन से सफ़र कर रही थी। उस ट्रेन में कुछ गुंडे चढ़े और उन्होंने अरुणिमा सिन्हा की गले की चेन खींचने की कोशिश की। अरुणिमा सिन्हा खिलाड़ी थी, उनके अंदर फाइटिंग स्पिरिट था, तो उन्होंने उन गुंडों के साथ हाथापाई की। इस चक्कर में गुंडों ने उनकी चेन तो हथिया ली और उसके साथ ही उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया। अरुणिमा सिन्हा जाकर पटरियों पर गिरी, जहाँ से और दूसरी ट्रेनें आ रही थी, पर सौभाग्य से वो ट्रेन पटरी से थोड़ी दूर पर गिरी, लेकिन उनका पैर पटरी पर था। रात का अंधेरा था, उन्हें कुछ होश नहीं था। रात भर ट्रेनें उनके पैरों पर से चलती रहीं और उनका पैर एम्प्यूट करना पड़ा, उनका पैर काटना पड़ा। अब आप सोचिए कि एक खिलाड़ी जो भारत का प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंट करता है, उसके लिए ये कितनी दर्दनाक घटना होगी। पर अरुणिमा सिन्हा ने हिम्मत नहीं हारी। वो जब हॉस्पिटल में थी तो सब लोग उनसे यही कह रहे थे कि अरे कैसे होगा तुम्हारा, अब तो बस तुम्हारा कैरियर ख़त्म हो गया, चलो कोई बात नहीं, भगवान को यही मंजूर था, जिस तरीके से लोग बात करते हैं। पर अरुणिमा सिन्हा के मन में खुद को लेकर कुछ द्वंद्व चल रहा था। उन्हें पता था कि उनके अंदर अभी भी फाइटिंग स्पिरिट है, उनके अंदर क्षमताएं हैं। हाँ, उनके पैर कट चुका है, वो एक नेगेटिव पॉइंट है, वो एक कमज़ोरी है जो उनके पास में है, लेकिन अपनी क्षमताओं के बल पर वो आगे क्या कर सकती हैं। उन्होंने उसी समय एक निश्चय किया और जब वो हॉस्पिटल से बाहर निकली, लंगड़ाती हुई बाहर निकली, बैसाखियों के सहारे बाहर निकली, सबसे पहले वो गई प्रसिद्ध माउंटेनियर बचेंद्री पाल के पास और उन्होंने उन्हें बताया कि मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहती हूँ। अगर यही चीज़ उन्होंने बाकी के लोगों से कही होती तो सब लोगों ने उनका मजाक उड़ाया होता, उन्हें जाने नहीं दिया होता, लेकिन वो सबसे पहले वहाँ पहुँची और उन्होंने बचेंद्री पाल से ये चीज़ कही। बचेंद्री पाल ने उनका बहुत साहस बढ़ाया, उनका मार्गदर्शन किया और इस साहस और मार्गदर्शन के सहारे अरुणिमा सिन्हा ने अपनी हिमालय पर चढ़ने के सफ़र की तैयारी शुरू की। 2 साल तक उन्होंने बहुत मेहनत की। बाकी वो माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट्स गईं जहाँ बाकी के लोग 1 घंटे में 20 किलोमीटर दौड़ जाते थे और अरुणिमा सिन्हा 1 किलोमीटर भी नहीं दौड़ पाती थी। नेचुरल है, पैर उनका कटा हुआ था, पर उन्होंने ये सारी चीज़ों को ओवरकम करके अंत में 2 साल के बाद में एवरेस्ट के शिखर पर भारत का झंडा फहराया।
देखा आपने, जब हमको पता होता है कि हम वास्तव में आज कहाँ हैं और हम यहाँ से कहाँ जाना चाहते हैं, और जब हम उस चीज़ की तरफ पूरी ईमानदारी से देखते हैं, तो उसके नतीजे क्या होते हैं। चलिए आत्म जागरूकता के बारे में और बातें करते हैं। आपने कभी खगोल शास्त्रियों को टेलीस्कोप से नए तारे की खोज करते हुए देखा है? वो क्या करते हैं, टेलीस्कोप से अंतरिक्ष में दूर दूर तक सारी चीज़ें देखते हैं और उन्हें क्या मिला है ये जानने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिए, वो ये कभी नहीं सोचते कि मुझे आज तारों की खोज करना है। इस दृष्टि से वो टेलीस्कोप से नहीं देखते, जब बल्कि उन्हें जो मिला है उससे वो जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। ठीक इसी तरह से आप ये ना सोचें कि आपको क्या होना चाहिए, बल्कि आप ये सोचें कि आप क्या हैं। अपने बारे में हर चीज़ का हिसाब रखें जिसके बदौलत आपको लगता है कि आप अपने जीवन में कुछ कर सकते हैं। जो भी आपकी घटनाएं होती हैं जिनसे आपको प्रेरणा मिलती है, जिससे आपको बढ़ावा मिलता है, हर उस चीज़ का हिसाब रखें। कई बार क्या होता है, हम जब अलग अलग चीज़ें करने लगते हैं ना, तो हमें अपने बारे में पता चलने लगता है कि अरे मैं ये भी कर सकती हूँ, अरे मैं वो भी कर सकता हूँ, मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था। तो आपको हर इस चीज़ का हिसाब रखना है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर मुझे लगता है कि मुझे अच्छा ड्राइंग आना चाहिए, लेकिन मैं ड्राइंग में कलर भरने के योग्य नहीं हूँ, मेरी कलरिंग अच्छी नहीं होती। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं निराश होकर या तो बैठ जाऊँ या और चीज़ें ढूंढूँ। जैसे मान लीजिए मेरी पेंसिल की स्केचिंग बहुत अच्छी है, मैं बहुत अच्छे से स्केच कर सकती हूँ, तो क्या ये भी ड्राइंग के अंतर्गत नहीं आता? इसी तरीके से सारे बच्चों को लगता है कि उन्हें जो पॉपुलर खेल हैं, क्रिकेट है, फुटबॉल है, उन्हें वो खेलना आना चाहिए, उन्हें उन खेलों में माहिर होना चाहिए। लेकिन आप नीरज चोपड़ा की तरफ देखिए, उसे भाला फेंक में रुचि थी। वो जानता था कि शायद वो क्रिकेट नहीं खेल सकेगा, फुटबॉल नहीं खेल सकेगा, लेकिन उसे कुछ खेलना है, लेकिन उसे खेलों में कुछ आगे करना है। तो एक दिन जब वो स्टेडियम में गया और उसने भाला फेंका, तो किसी कोच ने उसकी तरफ देखा और बोला, अरे तुम में ये क्षमता है। तब नीरज चोपड़ा को रियलाइज़ हुआ कि हाँ, वो ये खेल खेल सकता है। हालांकि वो पॉपुलर नहीं था, लेकिन उसने उस खेल को चुना और उसके आगे जो उसने किया, जो राष्ट्र का नाम रोशन किया, नतीजा आपके सामने है। इसी सिलसिले में मुझे एक और कहानी याद आ रही है, वो है अवनी लेखरा की। अवनी लेखरा हमारे देश की एक पैरालंपियन है, हम जिनके नाम से अब बहुत अच्छे से वाकिफ़ हो चुके हैं। 11 साल की उम्र में एक कार एक्सीडेंट में उनके कमर के नीचे का हिस्सा बेकार हो गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, ना ही उनके माता पिता ने हिम्मत हारी। अवनी लेखरा को स्पोर्ट्स में, खेलों में बहुत दिलचस्पी थी। अपने पिता की सहायता से उन्होंने तीरंदाजी की प्रैक्टिस शुरू की, आर्चरी। लेकिन तीरंदाजी की प्रैक्टिस करते करते उनका ध्यान शूटिंग की तरफ जाने लगा, जिसे हम निशानेबाजी कहते हैं। और उनको ध्यान आया कि शायद वो निशानेबाजी में ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं। उन्होंने इस बात को जांचा, परखा और अंत में शूटिंग में आगे अपना करियर बनाने का निर्णय लिया। फिर नतीजा आपके सामने है। इस बार के टोक्यो पैरालंपिक्स में अवनी लेखरा अपने देश के लिए कई मेडल जीत चुकी हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा समय लेते हैं और एक एक्टिविटी करते हैं, ये जानने के लिए कि अभी तक आप अपने आप को कितना जानते हैं। आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आपको उन सारे प्रश्नों के उत्तर देना है। याद रखिए, इसमें सही या गलत कुछ नहीं है, ये सारे प्रश्न आपके बारे में हैं और आपको अपने मन से जो सही लगे वो उत्तर आपको इसमें लिखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आशा है आपने सारे प्रश्नों के उत्तर पूरी ईमानदारी से दे दिए होंगे। पहला प्रश्न का उत्तर तो बहुत ही स्वाभाविक सा है, सेल्फ, क्योंकि आपको खुद को आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। आपको क्या लगा इन प्रश्नों को जब आप
आंसर कर रहे थे, जब इन प्रश्नों के आप उत्तर दे रहे थे, तो क्या आप आत्मावलोकन कर रहे थे, खुद को इंट्रोस्पेक्ट कर रहे थे इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए? क्या महसूस हुआ आपको? और क्या आपको इन प्रश्नों के उत्तर देते समय कठिनाई महसूस हुई? खासकर लास्ट क्वेश्चन कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? यदि हाँ, तो याद रखिए कि जैसे जैसे आप आत्म जागरूक होते जाएंगे, अपने खुद को समझते जाएंगे, वैसे वैसे आपके जीवन के उद्देश्य को भी आप ज़्यादा स्पष्ट रूप से देख सकेंगे। आत्म जागरूकता का अगला अंग है आत्मचिंतन। देखिए, हम में से कोई भी आत्म जागरूक पैदा नहीं होता। हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ना, वैसे वैसे हम अपने बारे में सीखते जाते हैं। लेकिन हम में से भी कुछ लोग खुद के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, खुद के बारे में ज़्यादा चिंतन करते हैं, और खुद के बारे में सोचने और अपने बारे में चिंतन करने की इस प्रवृत्ति को आत्मचिंतन कहते हैं, यानी सेल्फ कॉन्शियस। सेल्फ ऑनेस्टी यानी ईमानदारी की तरह ही आत्मचिंतन आत्म जागरूकता का एक अभिन्न अंग है। आत्मचेतना के दो पहलू हैं, निजी आत्मचेतना और सार्वजनिक आत्मचेतना। जब आप निजी रूप से आत्मचिंतन करते हैं तो आप अपने अंदर के पहलुओं पर विचार करते हैं कि आपका बिहेवियर कैसा है, आप क्या सोच रहे हैं, आप खुद का ज़्यादा निरीक्षण करते हैं। और आप जब सामाजिक रूप से आत्मचिंतन करते हैं तब आप ये सोचते हैं कि आपका व्यवहार दूसरों को कैसे प्रभावित कर रहा है। जब आप समाज में जाते हैं तो आप कैसा बिहेव करते हैं, इसके बारे में जब आप बात करते हैं या इसके बारे में जब आप सोचते हैं तो उसे कहते हैं सार्वजनिक आत्मचेतना या सार्वजनिक आत्मचिंतन। आत्मचेतना यानी सेल्फ कॉन्शियसनेस हमें खुद को समझने में सहायता करती है। जो लोग ज़्यादातर निजी आत्मचिंतक होते हैं वो खुद के व्यक्तिगत और आंतरिक बातों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और उनकी सेल्फ इमेज यानी एक छवि जो हम अपने मन में खुद की बनाते हैं वो रियलिटी के बहुत करीब होती है, बहुत रियलिस्टिक होती है। ऐसे लोग अपने जो मन की गहराई की बातें होती हैं वो अपने करीबी दोस्तों से या करीबी रिश्तेदारों से बताने में हिचकते नहीं हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि उन्हें कभी एकाकीपन महसूस नहीं होता, उनके रिश्तों में गहराई होती है और वे तनावों से मुक्त होते हैं। लेकिन इसी के दूसरी साइड अगर हम देखें तो जो लोग निजी आत्मचिंतक होते हैं उनकी सकारात्मक और नकारात्मक भावनाएं यानी पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस बहुत स्ट्रांग होते हैं। इसकी वजह से कभी कभी वो अवसाद यानी डिप्रेशन का शिकार भी हो सकते हैं। ये बात हुई निजी आत्मचेतना की। अब दूसरी तरफ हम सामाजिक आत्मचेतना देखते हैं। सामाजिक आत्मचिंतन हमें ये भी समझने में मदद करता है कि हमारा व्यवहार दूसरों को कैसे प्रभावित कर रहा है। इसके साथ ही हम सामाजिक परिस्थितियों में जो अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं वो हमें उनमें भी मदद करता है। एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए आपको अपने मित्र का एक फ़ोन आया है। आजकल तो सबके पास मोबाइल होते हैं। हम उस मोबाइल पर बड़े हंसी मजाक ठहाके लगाकर बात करते हैं जब हम घर में होते हैं, और शायद किसी काम से हम उस समय घर से बाहर निकलते हैं। क्या आपने महसूस किया कि आपका आवाज़ खुद ब खुद कम हो जाता है? या आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो आप और दबी आवाज़ में बात करने लगते हैं। तो आप वही हैं, आपका व्यवहार घर पर अलग है, लेकिन सामाजिक परिस्थितियों में चूंकि वो बाकियों को प्रभावित करता है, बाकी लोगों को प्रभावित करता है, इसीलिए आप अपना व्यवहार बदलते हैं। अब सामाजिक भूमिकाओं की तरफ मुड़ते हैं। एक अच्छा स्टूडेंट जब वो अपनी कक्षा में बैठता है और लोगों के साथ में टीचर के सामने, तो वो एक बड़ा अनुशासित बच्चा होता है, एक अच्छे स्टूडेंट की तरह व्यवहार करता है। यही बच्चा, यही स्टूडेंट जब अपने कॉलेज की स्पोर्ट्स टीम का कैप्टन बनता है तो उसका व्यवहार बदल जाता है। वो उस समय एक जिम्मेदारी महसूस करता है और उस जिम्मेदारी के तहत वो सारे लोगों को अपने साथ में लेकर चलना चाहता है, अपनी टीम को जिताना चाहता है। तो उसका बॉडी लैंग्वेज भी बदलता है, उसका व्यवहार भी बदलता है। तो देखा आपने, व्यक्ति वही है लेकिन उसका समाज में व्यवहार और उसका अलग अलग सामाजिक भूमिकाओं में व्यवहार किस तरीके से बदलता है। एक मज़े की बात बताती हूँ आपको।
आप ये चीज़ें बिना सोचे समझे, बिना जाने करते ही रहते हैं। यानी हम कहीं ना कहीं आत्मचिंतन करते हैं, पर अब जब हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं तब हम उसके ऊपर ज़्यादा सजगता से विचार करेंगे। आत्म जागरूकता के बारे में, आत्मचिंतन या आंतरिक ईमानदारी, हमने जिस भी विषय पर बात की उस समय हमने भावनाओं का जिक्र किया, कई बार जिक्र किया हमने। तो जब हमें कोई भावना महसूस होती है तब हम उसे समझते हैं और अपनी भावनाओं, विचारों और उसके ऊपर जब हम एक्शन लेते हैं उनके बीच में एक रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हैं। इसको हम भावनात्मक जागरूकता यानी इमोशनल अवेयरनेस कहते हैं। ये आत्म जागरूकता के रास्ते का ही एक भाग है, उसका एक हिस्सा है। इमोशनल अवेयरनेस यानी भावनात्मक जागरूकता में हम अपनी भावनाओं को समझते हैं, उन्हें परखते हैं, उन्हें पहचानते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, जब हमारे आसपास की परिस्थितियाँ अनुकूल होती हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तब हमें भावनात्मक रूप से जागरूक रहना यानी इमोशनली अवेयर रहना आसान होता है। जैसे आपको परीक्षा में मान लीजिए बहुत अच्छे नंबर मिले, आपने टॉप किया क्लास में, तो अगर मैंने आपसे पूछा कि कैसा लग रहा है तो आप कहेंगे अरे मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। यहाँ आपकी भावना को आपने एक नाम दिया। या आप कहीं छुट्टियों पर जा रहे हैं तो मैंने आपसे पूछा कैसा लग रहा है, तो आप कहेंगे अरे बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे बहुत आरामदायक लग रहा है, मैं निश्चिंत हो गया हूँ। ये सारी चीज़ें आपकी कहीं तो भी खुशी की ही अलग अलग छटाएं दिखाती। लेकिन जब आप प्रतिकूल परिस्थितियों में होते हैं तब भावनात्मक रूप से जागरूक रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। दर्दनाक एहसासों का हम सामना नहीं करना चाहते। नॉर्मली हमको कभी भी कोई भी दर्दनाक भावनाएं अच्छी नहीं लगती, तो हम क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में हम उन्हें अनदेखा कर देते हैं, कहते हैं कि हमें परवाह ही नहीं है। मान लीजिए आपका मित्र, आपका एक बहुत करीबी मित्र आपको छोड़कर या आपसे झगड़ा करके, आपसे नाराज़ होकर के चला गया है, तो आप उस दर्द को महसूस नहीं करना चाहते, तो आप उसे अनदेखा करने की कोशिश करते हैं, उसे अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। आप क्या कहते हैं, वो जान दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चला गया तो चला गया, मुझे कोई परवाह नहीं है उसकी, मुझे कुछ महसूस नहीं होता। पर क्या ये सही है? जब आप इस सत्य का सामना करते हैं कि हाँ मुझे दुख हुआ है, तब आपके लिए चीज़ें बदलती हैं। जब आप में भावनात्मक जागरूकता होती है तो आप अपने अंदर उमड़ रही सुखद और दर्दनाक दोनों भावनाओं का समान रूप से सामना करते हैं और उन्हें सकारात्मक रूप से देखने की कोशिश करते हैं। उसमें से आप कोई विकल्प चुनने की कोशिश करते हैं। एक उदाहरण देती हूँ। मान लीजिए आप अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन आपका अपनी स्कूल की टीम में या कॉलेज की टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो अगर आप भावनात्मक रूप से जागरूक नहीं हैं तो आप कहेंगे पॉलिटिक्स ही बहुत था वहाँ पर, मैं इतना अच्छा खेलता हूँ, मुझे उन्होंने नहीं लिया, कोई बात नहीं, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। लेकिन अगर आप भावनात्मक रूप से जागरूक हैं तो आप क्या सोचेंगे, अरे मुझे दुख हुआ है, मेरे टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ, शायद मुझे और मेहनत करनी चाहिए। तो आपने, आपको जो दुख हुआ है, इस भावना का आपने सकारात्मक उपयोग किया है और उससे अपना अलग विकल्प आप ये भी सोच सकते हैं कि मैंने तो अच्छा खेला, फिर मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, शायद मैंने कुछ गलतियां की होंगी, या शायद मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता, मुझे और कुछ चुनना होगा क्योंकि मुझे खेलना अच्छा लगता है। तो ये सारे विकल्प चुनने के लिए सबसे पहले आपको अपनी भावना को समझना होगा। अब देखिए, भावनाओं का हमारे मन के साथ ही हमारे शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है। हम समझ नहीं पाते इस चीज़ को, लेकिन भावनाओं का सीधा संबंध हमारे शरीर से भी है। तो यदि हमें किसी परिस्थिति से जुड़ी भावना को समझना है तो उस परिस्थिति में हमारा शरीर कैसे प्रतिक्रिया देता है, इसके बारे में हमें समझना होगा। मान लीजिए आप किसी सुनसान सड़क पर रात के समय अकेले चले जा रहे हैं। अचानक आपको आपके पीछे एक संदिग्ध व्यक्ति, एक बहुत ही सस्पिशियस आदमी दिखाई देता है जो आपके पीछे चल रहा है। आपका शरीर क्या प्रतिक्रिया देगा? आपके दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी, आपको पसीना आ जाएगा, आप जल्दी जल्दी कदम उठाने लगेंगे। इसके पीछे की भावना क्या है? डर। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। आप एक रास्ते से गाड़ी से जा रहे हैं,
पीछे से एक स्पोर्ट्स कार वाला आता है और वो बड़ी ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजाते हुए आपको लेफ्ट साइड से ओवरटेक करता है और आगे निकल जाता है। अब आप क्या करेंगे? आपका माथा गर्म हो जाएगा, आप भी बहुत ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगेंगे कि अरे अपने आप को क्या समझता है। आप अपनी गाड़ी की रफ्तार तेज़ करने की कोशिश करेंगे। इन सब के पीछे का कारण क्या है? आपका क्रोध। तो अपनी भावनाओं को अगर हमें सही तरीके से पहचानना है तो सबसे पहले आपका शरीर क्या अनुभव कर रहा है इसकी तरफ ध्यान दें। फिर आप देखें कि वो भावना के अनुभव होने के ठीक पहले आपके मन में क्या विचार आया था। जैसे हमने वो देखा कि एक आदमी आपके पीछे चला आ रहा है तो आपके मन में विचार आया होगा, कहीं मुझे मार तो नहीं देगा, इसके मन में क्या चल रहा है। इस विचार से आपके मन में भय उत्पन्न हुआ, तो पहले उस विचार की तरफ ध्यान दें। फिर आप उस परिस्थिति की तरफ ध्यान दें कि ये विचार मुझे किस परिस्थिति के कारण आया था। परिस्थिति क्या थी? आप रास्ते से जा रहे हैं, सुनसान सड़क है और रात में आपका कोई पीछे से कोई व्यक्ति आपका पीछा कर रहा है, तो ये परिस्थिति की तरफ ध्यान दें। उसके बाद में आपकी भावनाएं किस दिशा में जा रही हैं। आपको गुस्सा आ रहा है, जैसे हमने दूसरे एग्जाम्पल में देखा कि आपको गुस्सा आ रहा है। किस पर गुस्सा आ रहा है आपको? खुद पर गुस्सा आ रहा है कि आप उस व्यक्ति से फास्ट नहीं गाड़ी चला पा रहे, उस व्यक्ति पर गुस्सा आ रहा है, या परिस्थिति पर गुस्सा आ रहा है कि अरे क्या है, आजकल ऐसे ही चलता रहता है, कोई कहीं से भी आगे निकल जाता है। आपको परिस्थिति पर गुस्सा आ रहा है, किस बात पर गुस्सा आ रहा है आपको, ये समझने की कोशिश करें। अक्सर हम अपनी भावनाओं को एक नाम नहीं दे पाते। हम कहते हैं पता नहीं, मुझे अजीब सा लग रहा है, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा है। ये आप अपनी भावनाओं को नाम नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन इसी स्थिति में अगर आप ऐसा कहें कि मुझे डर लग रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे झुंझलाहट हो रही है, तो आपने अपनी भावना को एक नाम दिया और वो नाम के साथ में आपके विचार, उससे जुड़ी हुई परिस्थितियाँ, सारे कुछ आपके सामने स्पष्ट हो गई और आप उस परिस्थिति का विकल्प खोजने लगे। आप उस परिस्थिति की तरफ सकारात्मक दृष्टि से देखने लगे और विकल्प खोजने की दृष्टि में आगे बढ़ने लगे। ये होती है भावनात्मक जागरूकता। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी भावनाओं का शब्द भंडार, वोकैबुलरी आप डेवलप करें। ज़्यादा से ज़्यादा भावनाएं आप बताने की कोशिश करें सही शब्दों में कि मुझे क्या महसूस हो रहा है। इससे आपको भावनिक रूप से जागरूक होने में मदद मिलेगी। तो अब हम अपनी भावनाओं के बारे में काफ़ी कुछ समझ गए हैं, तो एक एक्टिविटी कर लें। आपको क्या करना है, आंख बंद करके 2 मिनट तक अपने जीवन के किसी भी कठिन प्रसंग का अनुभव करना है। अब वो कठिन प्रसंग कुछ भी हो सकता है। मैं आपको 2 उदाहरण देती हूँ, आप अपने किसी भी अनुभव का स्मरण कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर परीक्षा का समय, आपकी निजी जिंदगी में जब आपको कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ा था, उस निर्णय को लेने में आपको कठिनाई हुई थी, वो समय, या ऐसा कोई भी अनुभव। जब आप अपनी भावनाओं को सही शब्दों में व्यक्त करते हैं, तब आपको अपनी समस्या समझने और उसका शांतिपूर्वक हल ढूंढने में सहायता मिलती है। अब तक हमने बात की आत्म जागरूकता के महत्व की, आत्म जागरूकता से जुड़ी आंतरिक ईमानदारी की, जो हमारी वास्तविक परिस्थिति समझने में सहायक होती है। फिर उसके बाद में हमने बात की आत्मचिंतन की। इसमें हमने निजी आत्मचिंतन और सामाजिक आत्मचिंतन, इन दोनों को समझा, इन दोनों का जिक्र किया। और अंत में हमने देखा अपनी भावनात्मक जागरूकता को। आशा है आप ये सारी संकल्पनाएं अच्छे से समझ गए होंगे और इनका उपयोग अपनी निजी जिंदगी में अवश्य। के सत्र में आइए अब मुड़ते हैं अपने सपनों की तरफ। प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु कहती हैं कि योर ड्रीम्स आर व्हाट डिफाइन योर इंडिविजुअलिटी, दे हैव द पावर टू गिव यू विंग्स एंड मेक यू फ्लाई हाई। आपके सपने आपके व्यक्तित्व को परिभाषित करते हैं, उनमें आपको पंख देने की ताकत है जिससे आप ऊंची उड़ान भर सकें। कितना सुंदर वाक्य है ये। हम सभी सपने देखते हैं, है ना? सपने क्या होते हैं? सपने वो आकांक्षाएं हैं, वो आशाएं हैं या भविष्य के प्रति हमारी सोच है जो हमारे जीवन को एक उद्देश्य देती है। सपने हमारे जीवन को अर्थ देते हैं, वो हमें विकल्प चुनने में मदद करते हैं
हमारे रास्ते में आई हुई कठिनाइयों का और रुकावटों का सामना करने में हमारी मदद करते हैं। सपनों के बारे में बात करें तो हमारे स्वतंत्रता सेनानी इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। उनके जीवन का उद्देश्य था भारत को स्वतंत्रता दिलाना। उनमें से कई पेशेवर वकील थे, जैसे महात्मा गांधी खुद, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने अपने पेशे छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में उतरने का निश्चय किया, यानी उन्होंने वह विकल्प चुना और उस रास्ते में, स्वतंत्रता संग्राम के रास्ते में जितनी भी रुकावटें आईं, जो भी कठिनाइयाँ आईं, उनका उन्होंने हिम्मत से सामना किया, क्योंकि उनके सामने उनका सपना था, भारत की स्वतंत्रता। कोई भी सपना हमारे जीवन को तब अर्थपूर्ण बनाता है जब वो हमारे जीवन के उद्देश्यों की तरफ कदम बढ़ाने में हमारी सहायता करता है। सुनने में ज़रा कॉम्प्लेक्स लगता है, एक उदाहरण लेते हैं इसके लिए। मान लीजिए आपके जीवन का उद्देश्य है मानव समाज की सेवा करना, समाज सेवा करना। तो इसके लिए आपके कोई भी सपने हो सकते हैं। आप एक सोशल वर्कर की तरह समाज सेवा कर सकते हैं और आप एक डॉक्टर बनकर के समाज की सेवा कर सकते हैं। दोनों ही परिस्थितियों में आप समाज की सेवा कर रहे हैं, यानी आपके ये दोनों सपने, मेरा सपना समाज सेविका बनना है या मेरा सपना डॉक्टर बनना है, ये दोनों सपने मेरे जीवन के उद्देश्य यानी मानवता की सेवा करने की दिशा में एक कदम बढ़ा रहे हैं। तो जब हम कहते हैं कि हमारा सपना हमारे जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होता है, तो उद्देश्य क्या होते हैं? हमारे जीवन का उद्देश्य समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जीवन में उद्देश्य का होना या न होना जिंदगी और मौत के बीच का एक बहुत छोटा फासला भी सिद्ध होता है। कैसे? चलिए, आपको मैं डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल की एक कहानी सुनाती हूँ। सन 1930 की बात है। वियना में, यानी ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, समृद्ध धनी ज्यू परिवारों में से एक था डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल का परिवार। वे खुद एक बहुत ही प्रसिद्ध साइकियाट्रिस्ट यानी मनोचिकित्सक थे, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नाजियों का आक्रमण हुआ और उनका सब कुछ छिन गया। उनके माता पिता और पत्नी को अपने प्राण त्यागने पड़े, उन्हें बंदी बना लिया गया, उनका घर पूरी तरीके से जला दिया गया। यही नहीं, नाजियों का जो बंदियों का जो कैंप था ना, कॉन्सेंट्रेशन कैंप जिसे कहते हैं, वहाँ भी उनकी हालत बहुत ही बदतर थी। उन्हें खाने को नहीं मिलता था, मौसम की मार सहनी पड़ती थी, बहुत सर्दी रहती थी। कुल मिलाकर उनकी हालत जानवरों से भी बदतर थी। और अब चूंकि उनका परिवार भी नहीं था, तो वे अपने सोचते थे कि मैं किस लिए जी रहा हूँ। तो कई बार वो अपने जीवन को समाप्त करने के बारे में सोचते। लेकिन उनके ध्यान में आया कि उनकी ही तरह ज़िंदगी जीने वाले वहाँ पर और कई युद्धबंदी हैं, कई प्रिजनर्स हैं, जो इस परिस्थिति में भी जिन्होंने जीने की आशा नहीं छोड़ी है। यानी किस तरीके से होता था कि अगर मान लीजिए उनको कोई सूप सर्व किया जा रहा है उनको, तो ये जो युद्धबंदी रहते थे, जो जीने की आशा जिन्होंने नहीं छोड़ी थी, ये आगे जा कर के पहले लाइन में खड़े हो जाते थे ताकि उनको अच्छा सूप मिले, उस सूप में कुछ सब्जियां मिले। ऐसी छोटी छोटी बातों से वे अपने जीने की जिद को बरकरार रखे हुए थे। तो डॉक्टर फ्रैंकल को काफ़ी आश्चर्य हुआ और फिर उन्होंने पाया कि जो युद्धबंदी जीने की आशा छोड़ चुके थे, वो जल्दी ही परिस्थितियों का शिकार होकर प्राण त्याग देते थे। लेकिन जो युद्धबंदी जीने की आशा या जीवन में कोई आशा लेकर के जी रहे थे, वो अंत तक जीवित रहे। ये जो डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल की खोज थी, ये प्रसिद्ध वैज्ञानिक सिगमंड फ्रॉयड के सिद्धांतों के बिल्कुल विपरीत थी। सिगमंड फ्रॉयड का सिद्धांत था कि किसी भी कठिन परिस्थिति में, जब सबसे अधिक कठिन परिस्थिति मनुष्य के ऊपर आती है, तो अंदर से सारे मनुष्य एक जैसे होते हैं। लेकिन डॉक्टर फ्रैंकल ने सिद्ध किया कि कठिन परिस्थितियों में भी एक व्यक्ति उस परिस्थिति को किस नज़रिए से देखता है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो उस परिस्थिति में कैसा व्यवहार करता है। अब देखिए, बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। जब विक्टर फ्रैंकल को बंदी बनाया गया था ना, तो वो एक बहुत ही फेमस थ्योरी पर काम कर रहे थे, जिसका नाम था लोबो थ्योरी। और उनका विश्वास था कि ये जो लोबो थ्योरी है, ये मानव जाति के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगी। लेकिन जब उनका घर जला दिया गया, जब उनका घर तहस नहस कर दिया गया, तो उसमें उनके सारे रिसर्च पेपर, सारे शोध ग्रंथ सब खत्म हो गए।
डॉक्टर फ्रैंकल ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। वे जब नाजियों के कंसंट्रेशन कैंप में गए तो अपने थ्योरी के ऊपर वो काम करके सारी चीज़ें अपने कोट पर लिखते रहे, अपने कोट की आस्तीनों पर, कोट के अंदर, सब जगह वो उन चीज़ों को लिखते रहे। नाजियों को शक हुआ और उन्होंने डॉक्टर फ्रैंकल के सारे कपड़े जला दिए। अब इससे ज़्यादा बुरी बात क्या हो सकती थी, आप बताइए। अब तो उनके पास में कोई जीने के लिए कोई वजह ही नहीं रही। लेकिन जब वो अपना जीवन समाप्त करने की सोच रहे थे, उनको ध्यान में आया कि अरे, ये जो लोबो थ्योरी है ये अभी सिर्फ मेरे दिमाग में है, इसके बारे में अभी किसी को पता नहीं है। तो अगर मैं जीवित रहा तो मैं इस लोबो थ्योरी को बाहर जा कर के इसे पब्लिश कर सकता हूँ। तो उनके जीवन का उद्देश्य बना उस लोबो थ्योरी को बाहर जाकर पब्लिश करना, जिसके सहारे वे जिंदा रहे। युद्ध समाप्त हुआ, वे बाहर आए और उन्होंने उस थ्योरी को पब्लिश किया। तो देखा आपने, जिंदगी और मौत के बीच में उद्देश्य का होना या न होना क्या मायने रखता है। कोई भी सपना अच्छा या बुरा नहीं होता, हम सभी सपने देखते हैं। आपका सपना हो सकता है कि आप कोई फार्म हाउस लेकर के रहें, या आपका सपना ये भी हो सकता है कि आप किसी बड़े शहर में मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग के ऊपर का सबसे ऊपर के फ्लोर पर एक फ्लैट लेकर के रहें। आप ये भी सपना देख सकते हैं कि आप देश विदेशों की यात्रा करें, या आप ये भी सपना देख सकते हैं कि आप समुद्र के किनारे शांत बैठकर वातावरण का, सुंदरता का अनुभव करें। सपने कोई भी अच्छे या बुरे नहीं होते हैं, एक दूसरे की तुलना में वो कम या ज़्यादा नहीं होते हैं। वो सिर्फ अगर वो आपके जीवन की एक खुशहाल तस्वीर को पूरा कर सकें तो वो सपने आपके अपने होते हैं। अब देखिए, हम सभी बचपन से सपने देखते आए हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारे सपने बदलते जाते हैं। वे हमारी आज की परिस्थितियों से, हमारे आसपास के वातावरण से, हमारे माता पिता से, करीबी रिश्तेदारों से, सभी से वे प्रभावित होते जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि हम खुद के सपने भूल ही जाते हैं। उदाहरण के लिए, कई माता पिता चाहते हैं कि बेटा, मेरा ये सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, मैं पूरा नहीं कर पाया, क्या तुम पूरा करोगे। अब बेटा अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए डॉक्टर बनने की जिद पकड़ बैठा। वो शायद डॉक्टर बन भी गया, लेकिन उसको उसके अंदर एक खालीपन महसूस हुआ, क्योंकि वो अपना सपना नहीं जी रहा था, वो किसी और का सपना जी रहा था। तो अगर आप अपने सपने देखें, अगर आप अपने सपनों को पूरा करें तो आपको एक पूर्तता, एक फुलफिलमेंट होगी ज़िंदगी में। तो इसीलिए आप अपने सपने खुद चुनिए, उन्हें दूसरों से प्रभावित मत होने दीजिए। आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। फेमस टेनिस प्लेयर है आंद्रे अगासी। जब उनका टेनिस का कैरियर ख़त्म हुआ तो उन्होंने क्या बोला कि मुझे एक भी दिन टेनिस खेलना अच्छा नहीं लगा। लोगों को जानकर आश्चर्य होगा क्योंकि वो सफलतम खिलाड़ियों में से एक थे, पर उन्होंने बोला टेनिस खेलना मेरी चॉइस कभी थी ही नहीं, वो मेरे माता पिता की चॉइस थी। तो अगर आप तय नहीं कर पा रहे हैं कि आपको कौन से सपने देखने चाहिए या आपके सपने क्या होने चाहिए, तो आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। आप अपने बचपन की तरफ मुड़िए। आप जानते हैं, जब आप बचपन में सपने देखते थे तब उस समय कोई रोक टोक नहीं होती थी। आपको ऐसा नहीं लगता था कि अरे, मैंने अगर ये सपना देखा तो लोग मुझ पर हंसेंगे, क्या मैं ये सपना पूरा कर सकूँगा। ऐसे कोई बंधन नहीं होते थे। आप बड़े मज़े से सपने देखा करते थे। मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, मैं चांद पर जाऊंगा, मैं सेना में भर्ती होकर सैनिक बनूंगा और देश के दुश्मनों के छक्के उड़ा दूंगा। कितने सुंदर सपने हुआ करते थे। तो एक बार आप उन सपनों की तरफ मुड़ करके देखिए। हो सकता है आपके आज के सपनों का बीज आपको अपने बचपन के। जब हम कोई सपना संजोते हैं तो उसका आधार होता है हमारे मानवीय मूल्य, यानी कोर ह्यूमन वैल्यूज़। आत्म जागरूकता की बात बिना मूल्यों की बात किए पूरी नहीं हो सकती। मूल्य क्या हैं? मूल्य वे विश्वास या सिद्धांत हैं जिन्हें हम तहे दिल से अपनाते हैं और जिनका हम जीवन भर पालन करते हैं। आपको याद होगा, इस सत्र के शुरुआत में हमने गूगल मैप की बात की थी। गूगल मैप के साथ में हमने अपने जीवन के मैप की तुलना की थी। तो वहाँ पर ये मूल्य जो हैं, इनके सहारे हम अपने जीवन का रास्ता तय करते हैं। वे हमें रास्ता दिखाते हैं, क्योंकि मूल्य हमारा दृष्टिकोण तय करते हैं। वे ये तय करते हैं कि हम अपने जीवन में
सही या गलत किसे कहते हैं, क्योंकि कोई भी मूल्य गलत नहीं होते हैं, लेकिन हम व्यक्तिगत रूप से जिस चीज़ में विश्वास करते हैं उन चीज़ों से मूल्य हमारे जीवन का रास्ता तय करने में हमारी मदद करते हैं। तो अपने मूल्यों को समझने का मतलब है आत्म जागरूकता की तरफ एक कदम और बढ़ाना। हमारे सबके अपने निजी मूल्य होते हैं जो हमने अपने जीवन में देखे हैं, सीखे हैं, अपनाए हैं। इसमें हमारे धार्मिक, नैतिक, वित्तीय तथा मानवीय मूल्य होते हैं। मूल्यों का हमारी नैतिकता से यानी एथिक्स से गहरा संबंध है, क्योंकि एथिक्स वे सिद्धांत हैं जिनके आधार पर हम किसी व्यवहार को लेकर सही या गलत का फैसला करते हैं। हालांकि जीवन मूल्यों में सही या गलत कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ दिखाते हैं कि आपके लिए व्यक्तिगत रूप से क्या मायने रखता है। हमारे सपने, हमारे लक्ष्य तभी हमें आनंद देंगे जब वे हमारे मूल्यों के अनुसार होंगे, किसी और के मूल्यों के अनुसार नहीं, हमारे मूल्यों के अनुसार होंगे। और हमारे निकटतम परिवारजनों और मित्रगण इनके मूल्यों से भी अधिक महत्वपूर्ण है अपने आप को और अपने मूल्यों को संतुष्ट करना। प्रत्येक व्यक्ति के मूल्य अलग होते हैं। एक बार एक मिशनरी किसी गरीब देश में लोगों की सेवा करने के लिए गए। वहाँ 2 पर्यटक भी आए हुए थे, टूरिस्ट आए हुए थे वहाँ पर। तो उन टूरिस्ट ने देखा कि ये मिशनरी एक कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति के घाव साफ कर रहे हैं। तो टूरिस्ट लोगों को बहुत अजीब सा लगा। तो उसमें से एक ने कहा, अरे मैं ये काम तो 1 लाख रुपए के लिए भी नहीं करूँगा। मिशनरी ने शांति से उत्तर दिया, मैं भी नहीं करूँगा। स्पष्ट है कि मिशनरी के लिए पैसों से अधिक सेवा का मूल्य था। तो अब आपके जीवन में आपके क्या मूल्य हैं? आपकी मदद के लिए हम आपको कुछ मूल्यों की सूची दे रहे हैं। इनमें से आप पता कीजिए कि आपको कौन से मूल्य महत्वपूर्ण लगते हैं, लेकिन उसके पहले पता कीजिए कि आपको ये मूल्य क्यों महत्वपूर्ण लगते हैं। देखिए, हमारे अन्य पहलुओं की तरह हमारे मूल्य भी हमारी सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं। हमारे माता पिता, हमारे मित्र, हमारे धार्मिक विश्वास, हमारे शिक्षक, यहाँ तक कि हम जिस समाज में या देश में रहते हैं उनसे भी हमारे मूल्य प्रभावित होते हैं। जैसे लोकतांत्रिक देश जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होती हैं, उनमें स्वतंत्रता और सहानुभूति या उदारता को बहुत महत्व दिया जाता है। कभी कभी हमारे समाज के मूल्य विरोधाभासी भी हो सकते हैं। जैसे बचपन से हमें कठिन परिश्रम और उदारता का सम्मान करना सिखाया जाता है, लेकिन दूसरी ओर मीडिया की तरफ जब हम देखते हैं तो मीडिया हमें कुछ ऐसी छवियाँ, ऐसे कुछ चित्र दिखाता है जिसमें संपन्नता और तुरंत प्रसिद्धि को महत्व दिया गया है। ऐसे में हम असमंजस में घिर सकते हैं। हम इस वजह से भी असमंजस में जा सकते हैं जब हम दूसरों के मूल्यों को अपने मूल्यों से ज़्यादा समझें। जैसे मान लीजिए आपके माता पिता आर्थिक सुरक्षा को महत्व देते हैं और आप साहसिक कार्यों को, जैसे आपको मान लीजिए ट्रेकिंग करना है, आपको बड़े बड़े पहाड़ चढ़ने हैं, माउंट एवरेस्ट चढ़ना है। ऐसे समय में आपके पास 2 पर्याय होते हैं। या तो आप अपने माता पिता के मूल्यों को समझिए और उनको अपनाइए, या फिर खुद के मूल्यों को समझिए और उन्हें अपनाइए। ऐसे समय में जब हमारे मन में दुविधा आती है तो हमें एक चीज़ याद रखना चाहिए कि कोई भी मूल्य सही या गलत नहीं है। अगर हम साहसिक कार्य अपनाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि माता पिता के मूल्य गलत हैं, पर साहसिक कार्य करना या साहस ये हमारे जीवन का मूल्य है, तो हम इसे अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं। तो जब भी आप अगर अपने जीवन के मूल्यों को या किसी मूल्य को तय नहीं कर पा रहे हैं तो आप खुद से प्रश्न पूछिए। पहला प्रश्न, क्या मैंने ये मूल्य खुद चुना है या मैंने किसी और की नकल की है? कई बार हम दूसरों के मूल्यों से प्रभावित हो जाते हैं, इसीलिए ये प्रश्न खुद से पूछना ज़रूरी है कि क्या ये मैंने मूल्य खुद चुना है या दूसरों ने मुझे चुन कर दिया है या मैंने दूसरों की नकल की है। दूसरा, क्या यह मूल्य मुझे अपने बारे में एक अच्छी भावना देता है, एक अच्छा एहसास कराता है कि मेरा ये मूल्य है, इस पर मुझे गर्व होता है। तीसरा प्रश्न, यदि मैं अपने इस मूल्य के अनुसार काम करूं तो क्या उसका दूसरों को उपयोग होगा? ये हम थोड़ा सा समाज के प्रति अपने कर्तव्य की भावना की बात कर रहे हैं यहाँ। फिर उसके बाद में हम चौथा प्रश्न खुद से पूछते हैं
कि यदि मैंने ये मूल्य नहीं अपनाया तो क्या कुछ बहुत बुरा हो सकता है? 5वां प्रश्न, क्या ये मूल्य मुझे अपने लक्ष्य तक बढ़ने की प्रवृत्ति देता है या हिम्मत बढ़ाता है? याद रखिए, मूल्य विश्वास है, परम सत्य नहीं। और हर व्यक्ति के मूल्य अलग हो सकते हैं जो उस व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण हो, और कोई भी मूल्य सही या गलत नहीं होता। तो अब फिर समय आ गया है एक एक्टिविटी करने का, अपने मूल्यों को जानने का। तो आपके सामने आपके मूल्यों की सूची दी गई है। इन सूची को देख करके आप इस एक्टिविटी में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फिर याद रखिए, इसमें कुछ भी सही या गलत नहीं है। हम जो भी आपको एक्टिविटी देते हैं, ये आपको खुद को खोजने की दिशा में, आपकी आत्म जागरूकता के बारे में है। आप इसमें से अपने आप को खोजने का प्रयत्न करते हैं। मूल्यों का हमारे जीवन के सभी चुनावों पर गहरा प्रभाव पड़ता है, खासकर हमारे करियर के चुनाव पर। अब देखिए, उदाहरण के तौर पर अगर आप रचनात्मक कार्यों को ज़्यादा महत्व देते हैं तो आप ऐसी फील्ड में, ऐसे क्षेत्र में कार्य करना आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा जहाँ पर आपको रचनात्मक चुनौतियाँ हैं, न कि किसी बैंक में बैठकर एक मैनेजर की नौकरी करना। इसी तरीके से अगर आप सीखने और सिखाने को महत्व देते हैं तो आपके लिए शिक्षा का क्षेत्र अच्छा है। यदि आपको करुणा और जिम्मेदारी का महत्व है तो आप समाज सेवा को अपना करियर बना सकते हैं। यह भी संभव है कि आपका कार्यक्षेत्र आपके सारे चुने हुए मूल्यों के अनुरूप ना हो। जैसे कि हमने पहले बात की थी कि साहस और आर्थिक सुरक्षा। तो अगर आप आर्थिक सुरक्षा को महत्व देते हैं तो आपका साहस उसमें आड़े आता है। अगर आप साहस को महत्व देते हैं तो आर्थिक सुरक्षा के बारे में आपको सोचना पड़ता है। ऐसे समय में आप क्या करें? ऐसे समय में आप किस मूल्य को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं? आप आर्थिक सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं या साहस को? याद रखिए, ये दोनों आपके ही मूल्य हैं। हम यहाँ माता पिता की बात नहीं कर रहे हैं, आपके मूल्यों की बात कर रहे हैं। अगर आप आर्थिक सुरक्षा को भी मूल्यवान समझते हैं और साहस को भी मूल्यवान समझते हैं तो इन दोनों के बीच में आप जिसे ज़्यादा महत्व देते हैं उससे जुड़े हुए करियर को आप चुनिए, उसमें आप ज़्यादा खुश रहेंगे। अब खुद से पूछिए कि आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा मूल्यों के अनुरूप काम करने के लिए आप किस प्रकार ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं, ज़्यादा अवसर उत्पन्न कर सकते हैं। यदि आप एकाकी आनंद को मूल्यवान मानते हैं तो आप अपने काम में ऐसा समय निकाल सकते हैं कि जब आप अकेले बिना किसी रोक टोक के काम कर सकें। ऑफिस के बाद के आवर्स में काम करना, जैसे कि मैं बिल्कुल अकेले बैठ करके काम कर रहा हूँ, मैं इसे महत्वपूर्ण मानता हूँ। यदि आप सीखने को मूल्यवान मानते हैं तो आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट या नए प्रोजेक्ट पर खुद को वॉलंटियर कर सकते हैं कि हाँ, मुझे इस प्रोजेक्ट में सीखने को मिलेगा, इसीलिए मैं इस प्रोजेक्ट के लिए काम करूँगा। यही नहीं, आप अपने कार्यक्षेत्र के बाहर भी अपने मूल्यों के अनुरूप अवसर उत्पन्न कर सकते हैं। तो आज के सत्र में हमने जाना कि आत्म जागरूकता क्या है, हमें आत्म जागरूक बनना क्यों ज़रूरी है। हमने अपनी भावनाओं के बारे में बात की, अपने सपने और उद्देश्यों के बारे में बात की, और साथ ही हमारे निजी मूल्यों और कार्य से संबंधित मूल्यों को जाना। तो दोस्तों, हमें आशा है कि इस सत्र में आपने जो कुछ सीखा उसका आप अपने आने वाली जिंदगी में लाभ उठाएंगे। मिलते हैं अगले सत्र में। धन्यवाद।